हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है कि पेट का एग्ज़ाम अब आ ही चुका, बहुत करीब है। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सारी क्लासेस को रोक दिया है, सिर्फ आपकी इस समय पेट का ही प्रैक्टिस सेट, पेट के मॉडल पेपर, पेट की आपकी घटना चक्र में करा रही हूँ, है ना। PYQ बेस्ड करा रही हूँ। अभी मैं आपके लिए ये घटना चक्र का आपका ये जो UP SSC पेट का ये जो टो सीरीज़ है, मैं उसे लेकर आई हूँ पेट की। तो इसमें आपको जैसे कि पता है कि 10 अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, तो प्रैक्टिस सेट है, तो हम इसको भी करेंगे। तो ये 10 दिन में हमारे फिनिश हो जाएंगे, यानी एग्ज़ाम से पहले। तो इस समय सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना है, PYQ लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करनी है। तो इसलिए मैंने अपनी सारी क्लासेस को रोक दिया और इस समय सिर्फ और सिर्फ आपके पेट की क्लासेस आ रही हैं। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, तो मेरा एक दो वीडियोस का आप लोगों का लॉस हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पर मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा ही मुझे अभी भी गला ठीक नहीं है, बहुत पेन हो रहा है मेडिसिन के बाद भी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और मेरा भी बहुत लॉस हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फ़ीवर, हेडेक, सारी चीज़ें हो रखी हैं इस समय। क्यों हो गया ये मौसम चेंज होने से पता नहीं, और जा नहीं रहा है मतलब। तो क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए अपनी गाथा क्या गाऊं। और तो आज मैं सोचा कि 12 बजे आपको एक मॉडल प्रैक्टिस सेट दे दूं, चूँकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। कोशिश करूंगी 12:30 तक इसे अपलोड कर दूं, ताकि आप जो है कर पाए। तो 1 घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है, तो मैं आपको कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा प्रोवाइड हो सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में अगर थोड़ी खांसी है तो एडजस्ट करिएगा, गली गला भी ठीक नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार निराला जी की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना कृति है रामविलास शर्मा। ठीक है, तो 1970 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास वर्मा की कृति है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक 3 भागों में प्रकाशित है। ठीक है, तो मैंने इसका थोड़ा सा बता दिया आपको। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? तो मीन का भाई पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए? तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मत्स्य। ठीक है, क्या होगा? मत्स्य होगा, क्योंकि मीन का मतलब मछली होता है और मछली का तत्सम मत्स्य है। तो मीन के पर्यायवाची शब्द जो है वो मत्स्य होगा। इसके अलावा मीन को हम झक कहते हैं, सफरी कहते हैं और पृथलुमा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब होता है कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रुति शम भिन्नार्थ शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पर होगा अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का अर्थ होता है चाह या फिर आशा, और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार या उदासीनता। तो शेष शब्द जो है श्रुति शम भिन्नार्थ शब्द युग्म नहीं है। जैसे संसार, जगत, माना एक ही मतलब होता है, शाम और संध्या एक ही चीज़ हुई, दिन और दिवस एक ही हुआ। लेकिन अपेक्षा और उपेक्षा अलग अलग हो गया ना, अपोजिट। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें शुद्ध वाक्य भाई ढूंढो, एक सेकेंड। तो शुद्ध वाक्य है इसमें आपका रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये वाला। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अच्छा,
अब इसमें क्या चीज़ डिफरेंट लगी, तो देखो रामचरितमानस एक साथ लिखा जाता है, इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता। कोई यहाँ अलग है, यहाँ तो पूरा ये अलग कर दिया, ये अलग है, तो रामचरितमानस जो है ना एक साथ लिखा जाता है पूरा, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। The children of MG Vidyala had a wonderful time yesterday. They were captivated by the speed, agility, and showmanship of magician. Kim Rathod. The children was him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spotless applauses appreciating a trick. Out of his magic wand came flower, ribbon, and garlands of every possible color and shimmering, unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated, as if that was not magical enough. He made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and second later he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand final. The children did not want it to end. They shouted in cure once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching her and there for him. Then they walked out, exactly recounting that they had seen and how wonderful it was. One of the boy, Ravi, declared loudly, "It was the best magic show of the century." What does incure mean? So the word incure used in the second paragraph of the passage, ठीक है, means once more. ठीक है, क्या होगा इसका means once more. An extra of repeat performance usually given response to audience demand. ठीक है, next है, what did Kim do in the end? So it is described in the second paragraph of the passage that Kim Rathod gave a bright smile and vanished from the scene. Therefore option C, smile and disappeared, ये हो जाएगा। ठीक है, is the correct answer. Give one word substitution for a person who has an obsessive wish to steal. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये कैल्पाटोमेंस। एक सेकेंड, 8। ऐसा व्यक्ति जिसमें चोरी करने की क्या होती है, तीव्र इच्छा हो, और या इस इच्छा से ग्रसित व्यक्ति जो है, यानी चार्योन्मादी इसका मतलब होता है, कहा जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाप रे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा विशेषज्ञ, जानकार, पारखी, गुणक, ये सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पहुँचते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मेक, अटेन्यूट, इसको क्या बोलेंगे, मैं खुद नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेक थिन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेक थिन, यानी कि थिन आउट, रिड्यूस, स्टैंडर्डाइज, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, 11वां है आपका, कौन सी संख्या समूह से संबंधित नहीं है, तो 46, 93, 182। अच्छा देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है इन
यहाँ पर देखो मैं बता देती हूँ, इंटू टू हो रहा है, यानी 46 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद 1 प्लस कर दोगे, ठीक है, तो आपको 93 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही 93 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर क्या कर दोगे, +2 कर दोगे, तो यहाँ पर ये सीरीज आगे जाएगी। मल्टीप्लाई तो 2 से होगा, लेकिन ये 46 1 से प्लस होगा, 93 2 से प्लस होगा, 188 3 से प्लस होगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 188 मिल जाएगा, ठीक है। तो 188 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 3 से प्लस करोगे तो मिल जाएगा 379। फिर 379 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 764। नहीं, तब आपको मिल जाएगा जब आप 379 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 4 से प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 758, सॉरी, ठीक है। फिर आप जब +4 करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा, 762। तो यहाँ पर 762 आना चाहिए आपका आंसर, सॉरी 764 आना चाहिए। तो ये आपका 764 गड़बड़ है, यहाँ पर 762 आना चाहिए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए था 762, जो कि आपका नहीं है, तो 764 आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिए गए कथन है, इसके बाद 4 निष्कर्ष हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वैन वाला बनाना है। तो कुछ डेस्क ट्रे हैं, तो बना लेते हैं भाई। कुछ डेस्क जो हैं, ये हो गई हमारी भाई डेस्क, ठीक है। कुछ डेस्क आपकी क्या हो गई, ट्रे हो गई, तो ऐसे कर लो भैया, ये ट्रे हो गई, ठीक है। सभी प्लेट जो हैं डेस्क हैं, तो सभी प्लेट जो हैं डेस्क हो गई। फिर कह रहा है कुछ प्लेट जो है, ये प्लेट हो गई, कुछ प्लेट जो है वो ट्रे हैं, तो भाई कुछ प्लेट हमने ट्रे कर दी यहाँ पर, ठीक है। फिर कह रहा है, हेलो नीचे का तो दिख ही नहीं रहा हम लोग को। फिर कह रहा था सभी ट्रे डेस्क हैं, तो भाई ये इस तरह से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ हमने जैसे बनाया था ना ऐसा वाला, ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा रहे ये वाला, तो यहाँ पर आपका जो वेन आर एक्स जो है, तो केवल आपका 3rd नंबर वाला जो कुछ प्लेट ट्रे है, सॉरी, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। निष्कर्ष 3 जो है इसका अनुसरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। ए का अर्थ है बी प्लस बी का, तो यहाँ भाई ऐसे बना लो। तो 145 में यहाँ पे हो जाएगा आपका, अरे क्या हो जाता है इसको, पेन को ऐसे करो पहले इसको, देखो यहाँ पर ए का मतलब क्या हो जाएगा भैया, प्लस करना है हमको, ठीक। बी और डी में क्या करना है हमको, डी में हमको भैया डिवाइड करना है, डिवाइड, ठीक। और हमको बी में क्या करना है भाई, हमको बी में इंटू करना है भाई, इंटू, ठीक है। सी का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो कर लेते हैं भाई। तो 145 + 27 और डिवाइड 3 इंटू एक्स, कितना हो गया, 163 हो गया। तो अब क्या करना है, 145 145 + 9 इंटू एक्स 163, यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल 163 - 145, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 9x इंटू 18, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, आंसर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो भाई ठीक 1 वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है और 2 दिन बाद मंगलवार है,
तो कुल दिन कितने हो जाएंगे? तो कुल दिन हो जाएंगे हमारे, एक सेकेंड, 365 +2 यानी कि 367। ठीक है, अब कुल विषम दिन देख लेते हैं। तो 367 × 7 बराबर आ गया 3 विषम दिन। ठीक, तो आज का दिन मंगलवार है, ठीक है, यानी कि ट्यूसडे है, और से 3 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, नेक्स्ट। पेन चेंज करूँ क्या? नहीं दिख रहा है इससे, तो ब्लू कर दूँ? ब्लू कर देती हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं, या फिर रेड कर देती हूँ, ज़रा सा समझ नहीं, दिख नहीं रहा है साफ। सॉरी, हाँ ये दिखेगा, चलो। DP, WY और M एक परिवार एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहा है। W अपनी पुत्री D और P के साथ यात्रा कर रहा है। M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। D M की माता है। Y P से किस प्रकार संबंधित है? तो DP, WY और M एक परिवार है, ठीक है। W अपनी पुत्रियों, तो भाई जो W है वो अपनी पुत्रियों, तो इसकी 2 पुत्रियां हैं भाई W की, एक तो है D और एक है आपकी P, ठीक है, ये दोनों ही है, एक ये और एक ये। D P के साथ यात्रा कर रहा है। M अपनी नानी Y के साथ यात्रा कर रहा है। D जो है वो M की माता है, तो भाई D की भी एक बच्चा है M, ठीक है। Y जो है वो P से किस प्रकार संबंधित है? तो D अपनी M अपनी नानी Y के साथ, तो M अपनी नानी Y के साथ, तो यानी W की पत्नी होगी Y, तभी तो वो नानी कहलाई, ठीक है। तो Y जो है वो P से कैसे संबंधित है? जब जब ये इसकी नानी है Y, तो जाहिर सी बात है ये इसकी बेटी हुई, तो यहाँ पर Y जो है वो P की क्या है भाई? माता है, ठीक है। ये हो गया आंसर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे भाई ग्राफ है, तो ग्राफ थोड़ा छोटा कर लो। ग्राफ है भाई, तो ग्राफ से हमें सॉल्व करना है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें कंपनी की आय औसत से कम है से अधिक का अनुपात है। तो भाई इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, चलो फिर भी करने की कोशिश करते हैं। तो 1991 से 92 और में आपका, और से 1998 से 99 तक 8 वर्ष कंपनी की औसत आय। तो भाई ये आपकी जो औसत आय दी हुई है, तो 26-40 को प्लस करो, ये सारा प्लस होगा, मतलब पूरा सब प्लस होंगे। तो जब हम प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद इनको 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 है ना, 8 कंपनियाँ, इसलिए। तो इसका जो टोटल आएगा मैं बता देती हूँ, 27840 आएगा, ठीक है, 840, और इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3480, ठीक है। ये इसका ये आएगा डिवाइड करने पर, ठीक है। अब बोला कि उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी की आय औसत से कम है, तो भाई 1991-92 में कम है, फिर 93-94 में कम है आपकी, है ना, इसमें कम है और इसमें कम है, फिर उसके बाद 94-95 में कम है, और 95-96 में भी कम है, इतनी में कम है। तो ये हो गए आपके 5 वर्ष, ठीक है। तथा उन वर्षों की संख्या जिसमें कंपनी की आय औसत से अधिक है, तो ये हो गए आपके 3 वर्ष बचे, ठीक। तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 5:3 का, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 97-98 कंपनी की आय कितनी गुना अधिक थी? तो इसमें ना 94-95 में कंपनी की आय देख लेनी है, और फिर 97-98 में कंपनी की आय देख लेनी है, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ आपको, 1.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत टाइम लग जाएगा, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। 18 में आपका आंसर, मैं सबका आंसर बताऊँगी।
ठीक है, इसमें ना बहुत टाइम लगेगा और मैं सॉल्व भी नहीं कर पा रही हूँ, गला हो रहा है दर्द बहुत। 125% आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अब उसके बाद 19 नंबर पे आपका आंसर हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, 20 का आप क्वेश्चन देख लो और इसका आंसर हो जाएगा आपका 7%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे भी आपका तालिका दी हुई है, तो इसमें भी मैं आपको आंसर बता दूँगी। ठीक है, ग्राफ वाला मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि लंबा वीडियो भी हो जाता है और मेरा थोड़ा डाउन भी है वो। 21 में आपका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, जिला ई, तो आंसर करिएगा। ठीक है, आपका 22 में आंसर आ जाएगा 12% का, तो ये हो जाएगा आपका, इसका 22 का आंसर हो जाएगा आपका ये, सॉरी सी वाला, 2012 में सबसे अधिक हुआ है ये। ठीक है, 23 का क्वेश्चन देख लो। 23 में आपका आंसर हो जाएगा 2013 का। ठीक है, ऑप्शन डी, ये जिला डी 2013, सॉरी। 24 का आपका हो जाएगा जिला ए। ठीक है, जिला ए इसका आंसर हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। ठीक है, 25 का आपका आंसर होगा 88.54%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 26 से 30 में मैं बता देती हूँ आपको। 26 में आपका आंसर होगा, इसमें लागत ये 40 रुपये आ जाएगा। 27 का आपका आंसर आएगा 387.02। 28 का आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, 29 का आंसर आ जाएगा 16,480 रुपये। 30 का आंसर आ जाएगा आपका 18 डिग्री। 31 में भी आपको ग्राफ है तो बता देती हूँ। 31 में आपका आंसर आ जाएगा 2018 और 19 में अधिकतम वृद्धि हुई है। ठीक है, 32 में आपका आंसर होगा 9.57% लगभग। 33 में है 8,337 करोड़ रुपए। 34 पे है 2018 और 19। ठीक है, चलो 35 में आपका आंसर होगा, ये तो बहुत लंबा इसका सॉल्यूशन है, अनुपात 2 से अधिक रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये काफ़ी लंबा वाला क्वेश्चन है। 36 में, अच्छा 36 का आपका वैसा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चलो तो 2025 में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मैं आपको बता दूँ, 19 से 27 मई 2025 के मध्य 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो है 2025 का आयोजन स्विट्ज़रलैंड में किया गया था। स्विट्ज़रलैंड में किया गया और इस वर्ष जो है स्वास्थ्य सभा का विषय स्वास्थ्य के लिए एक विषय, स्वास्थ्य के लिए एक दुनिया था। तो स्विट्ज़रलैंड मतलब कहाँ, जिनेवा में। ठीक है, 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 का आयोजन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में किया गया। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट पता करने वाली CISF की पहली अधिकारी का क्या नाम है? तो भाई CISF की पहली अधिकारी हैं गीता समोटा। ठीक है, तो 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महिला उप निरीक्षक गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रचा और ये वो उपलब्धि हासिल करने वाली CISF की पहली अधिकारी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार वर्ष 2025 का ये पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुवादित उपन्यास हार्ड लैम्प ने जीता है। तो बिल्कुल सही बात है, जीता है। कन्नड़ भाषा में लिखित ये पहली किताब है जिसे यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी आपका राइट आंसर है। चलो 39 पे चलते हैं। जून 2025 में संपन्न भारतीय पेशेवर T20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भाई 3 जून 2025 को संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर पहली बार IPL का खिताब जीता। तो किसने जीता भाई? रॉयल चैलेंजर्स ने जीता है। ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को प्रदान किया गया, जबकि सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैच गुजरात टाइटंस के ही प्रसिद्ध कृष्णा को प्रदान की गई है। ठीक है, आगे बढ़े। मई 2025 में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 20 मई 2025 को मिज़ोरम ने स्वयं को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया और इस उपलब्धि के साथ मिज़ोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित विंझिम्बम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह की निर्माण लागत राशि कितनी है? तो भाई 2 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में 8800 करोड़ रुपए की लागत में निर्मित विंझिम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया और ये बंदरगाह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसका प्राकृतिक गहराई वाला ड्राफ्ट लगभग 20 मीटर है, जो विश्व के केवल चुनिंदा बंदरगाहों में पाया जाता है। ठीक है, 42 है, मई 2025 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी किस राज्य में शुरू किया गया? तो 20 मई 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी जो है वो शुरू किया गया और इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में भूजल और वर्षा जल के संरक्षण संवर्धन के लिए मिशन मोड पर काम किए जाएंगे। ये महत्वाकांक्षी मिशन राज्य के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, 14 मई 2025 को किसने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो भाई 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो बने हैं आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, तो 14 मई 2025 को न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया और न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन के बाद वो इस पद पर पहुंचने वाले दूसरे दलित हैं। ठीक है, तो पहले दलित थे KG बालकृष्णन और दूसरे दलित हैं आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, जिन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कितने अमृत अरे क्या हो जाता है ये, कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो भाई 22 मई 2025 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में स्थित इन 103 अमृत स्टेशनों को 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 18 मई 2025 को एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 18 मई 2025 को त्रिपुरा की राजधानी जो कि अगरतला है, ठीक है, में एक दिवसीय मछली महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दिन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, जिन्हें ललन सिंह भी कहते हैं, ने कैलाश शहर में 42.4 करोड़ की लागत में निर्मित किए जाने वाले एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि एक्वा पार्क आपका अगरतला में है, त्रिपुरा की राजधानी में, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था? तो हमें 3 भागों में बटे हुए साक्ष्य मिलते हैं, किसके? धौलावीरा के, ठीक है। धौलावीरा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खादिर बेट पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। हड़प्पाई नगर धौलावीरा और लोथल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा के निवासी अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है और इस शहर को 3 भागों में किला, मध्यनगर और निचले नहर में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए हैं वो आपके विनय पिटक में है। किस में है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया और इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक। विनय पिटक में आपके संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार की शिक्षाएं हैं। तो जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है वो इसी में आएंगे, ठीक है। सुप्त पिटक में आपके बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध जी के अगर उपदेश देखने हैं तो आप सुप्त पिटक को पढ़ सकते हैं। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, बुद्ध जी के उपदेश सुप्त पिटक में है, दार्शनिक सिद्धांत अभिधम में है और जो संघ संबंधी नियम है वो आपके विनय में है। तो नियम से विनय ऐसे करके याद कर लो, तो याद हो जाएगा। एक सेकेंड, बाप रे, बोलते जाओ ना, पहले तो स्टार्ट में थोड़ा आवाज़ ठीक रहेगी लेकिन जैसे जैसे बोलना शुरू करती हूँ ना डाउन होती जाती है आवाज़। बाप रे, चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ऐहोल प्रशस्ति बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने का एक सशक्त माध्यम है। इस लेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? तो खानवा की जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी 1527 में, जिसमें राणा सांगा जो है वो हार गए थे। और इस खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो बाबर ही बना, ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग जो है वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन झांसी की रानी रेजिमेंट का भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति था? तो ये थी झांसी की रानी रेजिमेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। इसका गठन जो है वो जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन जो कि लक्ष्मी सहगल कहलाती हैं, झांसी की रानी रेजिमेंट की भर्तीकर्ता, कार्यवाहक और सेनापति थी। तो लक्ष्मी सहगल करती थी इसको पूरी तरह से कमांड। भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रशासनिक सेवा के जनक कौन है भाई? तो वो हैं आपके कॉर्नवालिस।
ब्रिटिश शासन के दौरान वॉरेन हेस्टिंग ने भारत में सिविल सेवा की नींव रखी और कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के बाद इसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया। इस कारण कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। तो उन्होंने की थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश शासन में आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया जब डैश में चौरी चौरा में किसानों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो हम इसको हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन इसलिए बंद कर दिया था कि गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को लेने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को हुए चौरी चौरा कांड में क्षुब्ध होकर गांधी जी ने सहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया। तो 4 फरवरी को ये घटना हुई थी और 12 को आंदोलन स्थगित हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नेता ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो भाई बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका गुजरात में। ठीक है, ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। ठीक है, कब हुआ था? 1928 में। ठीक है, किस नेता ने हो गया, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबको पता है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये करता है 4096.7 किलोमीटर की। ठीक, बांग्लादेश के साथ करता है। चीन के साथ कितनी करता है? चीन के साथ करता है 3488 किलोमीटर की सीमा साझा। पाकिस्तान के साथ कितनी करता है? तो पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर की सीमा साझा। ठीक है, अब बचा कौन? म्यांमार। इतने जितने भी साथ करता है, तो म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर की। नेपाल भारत के साथ कितनी करता है? तो 1751 की। भूटान के साथ करता है 699 की। ठीक है, और अफ़गानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ हुई? बांग्लादेश के साथ हुई। अब मैं बता देती हूँ कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं। तो बांग्लादेश की सीमा को भारत के जो राज्य स्पर्श करते हैं उसमें आपके आ जाता है ज़्यादातर पूर्वी क्षेत्र के ही करते हैं। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र के ही करते हैं और कोई नहीं करता। तो मैं बता दूँ, मिज़ोरम करता है आपका, एक सेकेंड, एम से मिज़ोरम। ठीक है, एम से मेघालय। ठीक है, टी से त्रिपुरा, ए से असम। ठीक है, और पी से पश्चिम बंगाल। बस इतने करते हैं, 5। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है भाई दोड्डा बेट्टा। ये भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक चोटी है और ये तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सा सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? तो भाई सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो है आपका बोखरचू। बोखरचू। इंडस को सिंधु नदी के रूप में जाना जाता है और ये तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखरचू नामक ग्लेशियर के पास से निकलती है। ठीक है, तो सिंधु नदी
बोखरचू ग्लेशियर से निकलती हैं। नेक्स्ट है, अपने विस्तार और अटलांटिक महासागर में विस्तृत जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भाई सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी अमेज़न नदी है। अटलांटिक महासागर में अपने पानी का निर्वहन करती है अमेज़न नदी, और दुनिया में पानी की मात्रा का निर्वहन करने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है? तो म्यांमार का सबसे बड़ा जाति समूह है बामर। कौन है? बामर। ठीक है। म्यांमार की जनसंख्या लगभग 55 मिलियन है और इसमें से लगभग 69% की प्रमुख जाति समूह बामर, जिन्हें जर्मन के नाम से भी जाना जाता है, का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो हैं आपके नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का प्रमुख उद्देश्य किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना थी ये 1956 से 61 तक रही है, और योजना जो है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेज़ी से औद्योगिकरण। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है। तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल में है, 3 योजनाएं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के खाता धारक व्यक्ति पात्र हैं। ठीक है। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता है? तो मासिक प्रति व्यक्ति जो व्यय है को संदर्भित किया जाता है, और इसकी गणना जनसंख्या के कुल मासिक व्यय को कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यकाल ने किस वर्ष भारत में जीवीए अवधारणा को अपनाया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल, जो कि पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय था, कार्यालय ने वर्ष 2015 में जीवीए की अवधारणा शुरू की थी। कुल जीवीए ऐसे हो जाता है, कुल जीवीए इंटू GDP। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा आपका? सब्सिडी हो जाएगा। ठीक है। प्लस आपका उत्पादों का जो कर है वो आ जाएगा, उत्पादों पर कर, इस तरह से। अब यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा? तो भाई सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 6/5। तो यहाँ पे भिन्न निकालनी पड़ेगी। देखो 6/5 हो जाएगी आपकी 1.2। एक सेकेंड। ठीक है। 1.2 हो जाएगी। ठीक है। और आपकी अगर 11/15 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 0.73। ठीक। फिर आपकी 4/7 वाली जो भिन्न हो जाएगी वो आपकी 0.57 हो जाएगी। फिर 5/13 वाली आपकी हो जाएगी 0.38। तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी ये 6/5 वाली, और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी आपकी ये 5/13 वाली। ठीक है। अब इनका योग क्या होगा? तो 6/5 प्लस 5/13, तो ये हो जाएगा आपका 78 प्लस 25 इंटू नीचे जोड़ दो 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल में आ जाएगा 103/65, ये हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अब हम 67 में क्या है, व्यंजक को सरल कीजिए। बंद कर दो। व्यंजक को शांत रहो। अरे 67 का आपका आंसर होगा बीच में आके ना बच्चा डिस्टर्ब कर देते हैं 1। ठीक है। 68 का आपका आंसर, मैं इसके आंसर बता देती हूँ। ठीक है। 68 का आंसर होगा आपका 1250 रुपये। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इनको
सॉल्व नहीं करूँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका कौन सा क्वेश्चन है? 69 का आंसर होगा 38.33 किलोग्राम। ठीक है, ये आंसर आएगा। 70 20 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो भाई ये तो वैसे थोड़ा सिंपल है। 20 और 50 के बीच में जैसे आपका 23 है, 29 है, 31 है, 37, 41, 43 है ना, 47, तो ये कितनी हो गई 7। ठीक है, तो ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, 7 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किस तिथि को ग्रहण किया गया? तो भाई संविधान जो है वो ग्रहण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे ग्रहण की बात हो रही, ग्रहण मतलब अंगीकृत किया गया था, और लागू अगर पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाई मूल अधिकार जो हैं यानी मौलिक अधिकार, वो आपके भाग 3 में है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, और ये आपके अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर आपके सारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है? तो संविधान का अनुच्छेद आपका 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। पोषण अभियान जो है वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर प्राप्त करने का राज्य का एक कार्यक्रम है जो उपयुक्त प्रावधान के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जिसको 51A के नाम से जानते हैं, वो आपका 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका डिटेल आपको थोड़ा सा बता दिया। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था? तो नगर पालिकाओं से संबंधित जो आपका उपबंध है वो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने 1992 में ये हुआ था, नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंधों को जोड़ा था। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान के भाग 9 का, ठीक है, 9 में तो आपके पंचायत है और 9 का में आपके नगर पालिकाएं हैं के बारे में प्रावधान किया गया, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची, इसको जोड़ा गया था। और 9 खा में आपके क्या है? तो 9 खा में आपका सहकारी समितियां हैं, और 9 में आपका पंचायत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को डैश भी कहते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़ता के नियम से यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वो डैश की गति से यात्रा कर रहा है। तो जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो कहा जाता है कि वो पराध्वनिक, है ना, हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक गति से यात्रा कर रहा है। पराध्वनि चाल की दशा में गतिमान वस्तु के लिए मैक संख्या कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी समभारकों में डैश होता है? तो समभारकों की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? बराबर होती है, परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। ठीक है, परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या बराबर, ठीक है, और परमाणु संख्या भिन्न।
ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो फलों को उगाना मतलब हो जाता है आपका पोमीकल्चर में। पोमीकल्चर लैटिन शब्द पोपस से लिया गया और इसका अर्थ होता है फल को उगाना। पोमीकल्चर के माध्यम से उगाए जाने वाले फलों में आपका सेब है, नाशपाती है, ठीक है। सेरीकल्चर में हम रेशम का उत्पादन करते हैं। एपीकल्चर में क्या करते हैं बताइए, और ऑर्बरी कल्चर में क्या करते हैं आप ये भी बताइए। एपीकल्चर भी मैं आपको बता दूं क्या? चलिए आप ये दोनों बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं बांझपन में किस विटामिन, बांझपन जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो बांझपन आपका विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। इसकी कमी से शुक्राणु की गतिशीलता और अंडे के साथ एक रूप होने की क्षमता प्रभावित होती है और इस विटामिन को सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है जो कि गेहूं के अंकुर के तेल से सबसे अधिक पाया जाता है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 2014 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में पुनर्गठन करने का उपबंध करने के लिए 1 मार्च 2014 को ये अधिनियमित किया गया था, ठीक है। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी कौन सा शहर है? तो भाई भूटान की जो राजधानी है वो है आपकी थिम्पू, ठीक है। बीजिंग और ढाका जो है, तो बीजिंग आपकी चीन की हो गई और ढाका आपकी बांग्लादेश की राजधानी है। अब पारो किसकी है बताइएगा। डैश दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है। तो दक्षिण मालाबार में आपका मुखौटा नृत्य होता है कुमत्तिकली। कुमत्तिकली आपका दक्षिण मालाबार में प्रचलित एक मुखौटा नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रयागराज में स्थित है और 1930 में स्थापित ये भारत की सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो हम सबको पता है कि राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए हमें 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा के लिए हमें 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, तो हम ये भाई 16 सितंबर को मनाते हैं। इस डेट को हमेशा के लिए याद कर लिए, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको कि हम यूएन जनरल असेंबली कहते हैं, इसके द्वारा 16 सितंबर को वायुमंडल में ओजोन यानी कि O3, ठीक है, की परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में निश्चित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो स्तर विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास। जैसे कि एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर है, झाड़ियाँ जो हैं वो द्वितीयक स्तर पर है और जड़ी बूटियाँ और घास जो है वो निचले यानी कि धरातली स्तर पर निवास करते हैं, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में औपचारिक रूप से, परंतु इसकी जो सदस्यता है वो दिसंबर 1945 में प्रभावी हुई और इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी निर्धारित की गई है? तो भाई रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गद्यांश है। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया। शिवाजी और छात्रसाल से महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वालों की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया और छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया
उस समय उनके पास केवल 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी सेना से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत करी और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़ा। छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ हैं शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इस पाठ बोधन में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना किया उस समय उनके पास क्या था? तो भाई उस समय उनके पास जो है 5 सवार और 25 पैदल थे। अभी हमने पढ़ा ना, 5 सवार और 25 पैदल थे। ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, भूषण का प्रिय काव्य रस था। तो भाई भूषण का प्रिय रस जो था वो वीर रस था। ठीक है, वीर रस था। भूषण ने छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में 2 काव्य ग्रंथ लिखे हैं, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। इसमें उन्होंने वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे और उनके आश्रयदाता राजा का नाम था। तो महाकवि भूषण जो है वो प्रथमतः छत्रसाल के दरबारी कवि थे, अतः उनके आश्रयदाता का नाम छत्रसाल था। भूषण शिवाजी के भी दरबारी कवि कुछ समय रहे थे। छत्रपति शिवाजी को प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो महाकवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी को प्रशस्ति में 2 वीर रस प्रधान काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनके नाम थे शिवा बावनी और शिवराज भूषण। ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको। नेक्स्ट है, चलो अब ये फिनिश होने वाला है। इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक होता है। तो भैया इस गद्यांश का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे तो सार्थक शीर्षक हमें निकल के आएगा भूषण की बुद्धिमत्ता हो सकता है ना? क्या हो सकता है? भूषण की बुद्धिमत्ता, ये हो सकता है। चलिए एक नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना गद्यांश। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्खवे चारिखे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन प्रयत्न घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तुम्हें क्वेश्चन बनता है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई घुमक्कड़ शब्द में आपका प्रत्यय बनेगा अक्कड़। कौन सा प्रत्यय लगेगा? अक्कड़ प्रत्यय लगेगा। ठीक है, घूम प्लस अक्कड़, है ना? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो भाई महावीर स्वामी का जन्म जो है वो आपका वैशाली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? वैशाली में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद मतलब स्वधन छंद। तो जाहिर सी बात है इसमें छ है तो व्यंजन संधि नजर आएगी। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो भाई 35 वर्ष के थे वो जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, 100 है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है? बाप रे, श्रुति जो है वो वेद को कहा गया है। ठीक है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ हो जाएगा वैदिक धर्म। ठीक, तो यहाँ पर हमने ये पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे जो कि हम कल लगाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैथ्स वाले क्वेश्चन खुद करिएगा, ग्राफ वाले क्वेश्चन खुद करिएगा। वो इसलिए नहीं सॉल्व कराती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है।
और फिर आप बोर हो जाओगे। दूसरी बात, आप खुद सॉल्व करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बने रहिए UPSC पेट की ये टो सीरीज़ में, और मैं पूरे 10 के 10 आपको प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दूँगी आपके एग्ज़ाम आने तक। एक भी दिन का गैप नहीं करूँगी पक्का। और ये अभी मैंने किया है, तो मैं अभी वैसे तो 12 बजे आना चाहिए था, लेकिन मैं अभी इसको 1-1:30 बजे तक अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको पहला प्रैक्टिस सेट आज ही मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है। तो तब तक क्या करना है आपको, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहना है, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।